वो कहते हैं ना कि लोग अक्सर मोहब्बत में अपनी जान दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने गिरे हुए होते हैं कि वो जान के साथ साथ बहुत कुछ कर जाते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। और कहानी के आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरह से आप हमारे कंटेंट को प्यार दे रहे हैं। और दूसरी बात कि ये कहानी शुरुआत करने से पहले मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि एक बार खुदा को याद कर लेना, क्योंकि ऐसी कहानी अक्सर लोगों की नींद छीन लेती है और मैं नहीं चाहता कि मेरे सब्सक्राइबर में से कोई भी मेरी वजह से परेशान हो। दोस्तों, जिस तरह से मैंने पहले आपको कहा था कि मोहब्बत के लिए लोग इतने हद तक गिर जा सकते हैं, आज मैं आपके पास एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूँ जो कि दो दोस्त की स्टोरी है। इसके अंदर होता क्या है कि दो दोस्त होते हैं, एक का नाम राकेश होता है, एक का नाम रमेश होता है। कहानी के लिए हम दोनों का नाम इस तरह से रख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। वो कहते हैं ना कि ये लोग गांव में रहने वाले थे, कि इंडिया के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते थे। और हमें तो पता है कि गांव का दोस्ताना कितना अच्छा होता है, कि वो लोग बाहर खेलते हैं, ना ही मोबाइल फ़ोन में खेलने की झंझट होती है और ना ही वो चीज़ों को लेकर अवेयर होते हैं। वो बस अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। इसी तरह से रमेश और राकेश दो दोस्त भी अपनी लाइफ को मस्त एंजॉय कर रहे होते हैं, अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही है। कहा जाता है कि इनका दोस्ताना इतना गहरा था कि अगर राकेश नहीं दिखता तो लोग रमेश का जिक्र करते और रमेश नहीं दिखता तो लोग राकेश का जिक्र करते। ये लोग अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स एक दूसरे से शेयर किया करते थे। इसके फैमिली में भी बहुत अच्छे से पता था कि राकेश कौन है, और राकेश के फैमिली में भी बहुत अच्छे से पता था कि रमेश कौन है, क्योंकि ये लोग अक्सर इनके घर में से जब भी गायब होते थे तो इनके पेरेंट्स को पता चल जाता था कि वो किसके पास होंगे। ऑब्वियसली राकेश रमेश के पास और रमेश राकेश के पास। दोस्तों, कहानी में बात यह है कि ना ये दोस्त इतनी अच्छी लाइफ लीड करने के बाद भी एक दूसरे के दुश्मन किस तरह से बन जाते हैं। वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार इतना ज़्यादा गहरा अंधा होता है, मुझे तो यकीन नहीं हुआ ये कहावत को सुनने के बाद। राकेश और रमेश हर रोज़ की तरह अपने गांव में लाइफ एंजॉय करते हैं। वो शाम के वक्त एक गली होती है, यानी एक सुनसान सा रास्ता होता है, उस रास्ते में जाकर, जैसे कि दोस्तों रमेश और राकेश बहुत अच्छे दोस्त हैं। होता यह है ना कि वो अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होते हैं और उनके गांव में एक रास्ता होता है, एक रोड होती है जो बहुत सुनसान होती है। उस रास्ते में वो दो दोस्त हमेशा रोज़ निकला करते थे, जाया करते थे और एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते थे। वो बताते हैं कि अपनी अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स डिस्कस करने के बाद अपने फैमिली को किस तरह से अच्छे से रखें और ख़ुद किस तरह से बेटर अपने आप को इम्प्रूव कराए। ये लोग गाँव के होने की वजह से ज़्यादा चीज़ों की इनको अवेयरनेस कुछ भी नहीं थी। इसमें ट्विस्ट वाली बात यह है कि ये लोगों को आज तक लड़की का चक्कर क्या होता है ये भी नहीं पता था। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें लाइफ में आना बहुत ज़रूरी होता है, तभी इंसान को वो चीज़ होने का एहसास होता है। इसी तरह कुछ महीने गुजरने के बाद, कुछ दिन गुजरने के बाद, एक दफ़ा राकेश के घर के सामने नए पड़ोसी आते हैं जो कि एक गांव से बिलोंग कर रहे थे। वो लोग शहर छोड़कर गांव में आते हैं और वहाँ पे राकेश के घर के एग्जैक्ट सामने अपना रूम यानी एक घर किराए से लेते हैं। राकेश को इसको बिल्कुल भी खबर नहीं है, यानी इसको बिल्कुल पता नहीं है इस चीज़ का। लेकिन होता है ऐसा है ना कि वो रोज़ सुबह उठकर ब्रश करता है। ऐसे एक दिन ब्रश करते करते उसकी नज़र उस पड़ोसी पे जाती है और वो पड़ोसी पे देखता है कि एक खिड़की के पास एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई है। वो कहते हैं कि वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, मानो अगर कोई अनजान व्यक्ति या अनजान आदमी उसको देख ले तो देखता ही रह जाए। ये सिर्फ उन लोगों को ऐसा लगता है जिन्हें पहली दफ़ा ही मोहब्बत हो जाती है, कि वो कहते हैं ना कि इंसान को आगे वाले की शक्ल से मोहब्बत नहीं होती, मोहब्बत होती है इसलिए आगे वाले की शक्ल अच्छी नज़र आती है। वही चीज़ का शिकार हो गया था। स्टार्टिंग में वन साइडेड लव एट फर्स्ट साइड जिसको हम कहते हैं।
वो उसके साथ मोहब्बत करने लग गया था। यानी अभी इसका वन साइडेड लव है। वो खिड़की के बाहर आई थी और वो यानी एक डीप थिंकिंग कर रही थी। वो होता है ना कि लोग नज़र एक ही जगह रखते हैं और ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, तो उसी तरह से डीप थिंकिंग कर रही थी। राकेश उसको देखता है तो अचानक से उस लड़की की नज़र राकेश पे पड़ती है, तो वो पर्दा एकदम फैलाकर अपने घर में वापस चली जाती है। ये तो हुई बात, ठीक है। ऐसे ही चलता गया। वो दो दोस्त राकेश और रमेश दोनों भी मिल रहे थे, जैसे ही डेली लाइफ में वो मिला करते थे उसी तरह से वो मिल रहे थे। लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि राकेश अपने घर में सोया हुआ है और वो दिन में उठकर उसी तरह से ब्रश करता है, तो वो इस वक्त देख रहा है कि जिस तरह से वो उस लड़की को देख रहा था, वो लड़की अभी से देखने लग रही है। मानो उसके मन में लड्डू फूटे। इसे ऐसा लगा कि शायद जिस तरह से मैं इसको पसंद करने लगा हूँ, वो भी मुझे पसंद करने लगी होंगी। अब होता ये है ना कि प्यार में जब इंसान गिर जाता है, दो ही चीज़ उसके पास बचते हैं, करियर और प्यार एट ए सेम टाइम तो नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं है, हमें भी पता है। अगर प्यार को पूरा करना है तो करियर को साइड में रखना पड़ेगा, अगर करियर को पूरा करना है तो प्यार को साइड में रखना पड़ेगा। उसी तरह से राकेश की ज़िंदगी में प्यार आ गया, तो वो करियर पे फोकस नहीं कर रहा था। अब राकेश भी रमेश के साथ मिलना बंद कर देता है। मतलब मिलता है, मिलना कम हो जाता है। जिस तरह से बोलते हैं ना कि मोहब्बत में जब इंसान गिर जाता है तो वो दूसरों से उसका अट्रैक्शन कम हो जाता है, कई चीज़ों से उसका इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। बस उसका मेन मकसद ये होता है कि आगे वाले को अपने जाल में किस तरह से फंसाए, और जो मोहब्बत हम कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, उससे उसके पास से वैसी मोहब्बत कैसे लाए। दोस्तों, अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि राकेश रमेश से मिलना जुलना बंद कर दिया था, ज़्यादा नहीं मिल रहे थे वो, ऐसे ही होते होते उनके दूरी थोड़ी कम हुई, कम होते होते इतनी कम हो गई कि अब वो एक दूसरे से ज़्यादा भी मिलने नहीं लगे थे। ऐसा बिहेवियर देखकर रमेश परेशान हो जाता है। अब वो मुलाकातें भी नहीं करने लगा। अब रमेश को लगा कि शायद उसे लाइफ में थोड़ी देर के लिए ब्रेक चाहिए या फिर कुछ काम होगा, इसीलिए वो मुझसे मुलाकात नहीं कर रहा। रमेश के घर में भी पूछने लगे कि आजकल राकेश तेरे साथ दिखाई नहीं देता, कहाँ रहता है वो। हमें तो पता है कि राकेश किस तरह से एक लड़की के लिए अपने दोस्त को कितने जल्दी भूल गया था। वो दोस्त को भूल गया था जो इसके लिए हमेशा मौजूद रहता था उस वक्त पर, जिस वक्त पर वो लड़की भी नहीं थी। मैं बोलता हूँ कि खुदा बचाए। वो एक अंदाज़ में मैं सभी सब्सक्राइबर्स को ये कहता हूँ कि ये दुआ करते रहे कि खुदा बचाए बुरी बलाओं से, हसीनों की निगाहों से और गुनाहों से, और ऐसे हसीनों से तो बिल्कुल बचाए। ये आप भी आखिर में ये दुआएं करेंगे खुदा से। आई एम डेफिनेटली ये एक्सपेक्ट करता हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि आप अगर आगे इसको सुनोगे तो बिल्कुल आपको भी ऐसा ही लगेगा जिस तरह से मुझे लग रहा है। अब राकेश उसको लाइन्स देता गया, ऐसे दिन उनके गुजरते गए, धीरे धीरे होते गया, अट्रैक्शंस होती गई। एक दिन ऐसा आया कि राकेश को वो लड़की एक अंदाज में गेस्चर कर कर बुलाई और अपना नंबर राकेश के हाथ में थाम लिया। राकेश गांव से बिलोंग करता है तो उसके पास बड़ा स्मार्टफोन नहीं है, लेकिन उस पे लेटर पे वो देखता है कि लिखा हुआ इसका नंबर है, और नंबर के नीचे लिखा हुआ था कि रात के करीब 12 बजे मुझे कॉल करना, अभी मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं होगा। इनका दिन जैसे तैसे करते उसने वो नंबर दोपहर में लिया था। दिन गुजर गया और अब वक्त ऐसा आ गया कि रात के 12 बज गए। अपने मम्मा से छुपकर राकेश धीरे से अपने घर के बाहर आता है और उस नंबर पे कॉल करता है। उस नंबर पे कॉल करने के बाद इनकी बातें होती है। हाँ, राकेश बोलता है हेलो। मतलब एकदम फर्स्ट टाइम जब अपन किसी इंसान से मिलते हैं या किसी इंसान से बात करते हैं जिनसे हम मोहब्बत करते हैं ना, तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो ऐसा ही होता है। एक इंसान डरा डरा हुआ सा होता है, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो होता है। तो राकेश उसी तरह से बोलता हेलो। उधर से आवाज़ आती है, जी हेलो। तो वो बोलता है कि मैं आपका पड़ोसी जो रोज़ सुबह ब्रश करते हुए। उधर से आवाज़ आती है, मैं आप ही का कॉल आने का इंतज़ार कर रही थी, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। राकेश ये सुनकर खुश हो जाता है। उनकी बातें होने लगती है, अच्छी खासी बातें होती है उस रात। फिर अगले दिन भी उसी तरह उनकी बातें होने लगती है।
बातें होते होते वो बातें कब मुलाकात में बदल गई, मुलाकात से वो दोस्त बने, दोस्त से बेस्ट फ्रेंड्स बने, बेस्ट फ्रेंड से बात आगे बढ़ गई थी। यहाँ पे रमेश परेशान है अपने दोस्त को लेकर, वो उसके घर के भी चक्कर लगा रहा है। तो ये बोल रहा है कि भाई मैं बीमार हूँ, आई नीड सम टाइम, मेरे को थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि मैं इन चीज़ों से थोड़ा फ्री अप हूँ, उसके बाद मैं थोड़े दिन बाद मैं तुझे मिलता हूँ। वो कहते हैं ना कि राकेश और रमेश की दोस्ती कितने सालों से पुरानी और बहुत गहरी थी। रमेश को भी थोड़ा सा शक होने लगा, शायद कोई और इसके लाइफ में आ गया है जिसकी वजह से ये मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा, किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहा है। रमेश भी चीज़ों को अवॉइड कर लेता है, ऐसा सोच के फिर सोचता है कि यार इतना पुराना मेरा दोस्त है, मैं तो उसको भाई मानता हूँ, वो भला किसी और के आने से मुझे कैसे बोल सकता है। ऐसे ही चलता गया, दिन गुजरते गए, रात होते गई, ऐसे ही चलता गया, मतलब ऐसे ही चल रहा है, महीना हफ्ता ऐसे ही चल रहा है। तो एक दिन ऐसा होता है कि ये दोनों एक एक रात में, मतलब रात के 12 बजे जब ये बात करते हैं ना, तो इस वक्त हर वक्त राकेश उस लड़की को कॉल लगाता था, लेकिन इस वक्त उस लड़की ने राकेश को रात के 1 बजे कॉल लगाया। कॉल लगा कर कहने लगी, राकेश मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझसे अब नहीं होता, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तो राकेश एकदम चौकन्ना होकर बोलता है कि यार तुम्हें हुआ क्या है, तुम क्यों इस तरह से बिहेव कर रही हो और इतनी रात को कॉल लगा कर रोते हुए मुझसे बात क्यों कर रही हो, बताओ तो सही क्या हुआ तुम्हारे साथ। वो लड़की कहती है कि राकेश मुझे तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है, मैं मेरे घर के बाहर इंतज़ार कर रही हूँ, तुम ज़रा आ जाओ, मुझे बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। तो राकेश तो बंधा हो गया था उसके चक्कर में, ना ही उसको दिन दिखाई दे रहा था ना ही रात दिखाई दे रहा था, बस उसकी एक आवाज़ सुनकर अपने मम्मा से फिर से छुपकर घर के बाहर आ जाता है। घर के बाहर आने के बाद वो देखता है कि वो लड़की उसका इंतज़ार कर रही है, वहाँ पर बाहर खड़ी हुई है। वो लड़की रोते हुए राकेश को हक करती है। राकेश का दिल यहाँ पे और ज़्यादा पिघल गया था। जैसे वो राकेश को हक करती है, रोने लगती है, उसके साथ साथ राकेश भी रोने लगती है। अरे बताओ तो सही क्या हुआ तुम्हारे साथ, तुम ऐसा एक्ट क्यों कर रही हो, ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, तुम रो क्यों रही हो, कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ ना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और इतनी रात को बुलाकर रोना ये अच्छा नहीं है ना। तो आगे वाली जो लड़की होती है वो जवाब देती है कि राकेश मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ, अगर इस प्रॉब्लम से मैं नहीं निकलूँगी तो मैं ज़िंदगी भर नहीं निकलूँगी। मैंने बहुत कुछ झेला है अपने लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें देखी है। वो कहती है कि राकेश मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैंने ज़िंदगी में बचपन से लेके आज तक गम ही देखा है, मेरी प्रॉब्लम को कोई सॉर्ट आउट नहीं करता, अगर मैं इस प्रॉब्लम से नहीं निकलूँगी तो मैं मेरी ज़िंदगी गवा दूँगी। राकेश क्या बेचारा, वो ऐसी चीज़ों को लेकर ज़्यादा अवेयर नहीं था, तो वो भी परेशान हो जाता है और कहने लगता है कि यार तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो। ऐसे बात करते करते वो लड़की बोलती है कि राकेश मुझे धीरे धीरे कुछ होने लगा है, मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, आई एम इन लव विथ यू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, भले ही हमने 5 से 6 हफ्ते गुजारे हैं, लेकिन आई एम डेफिनेटली इन लव विथ यू, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। ये सुनने के बाद राकेश का दिल पिघल गया। ये सुनने के बाद राकेश का दिल एकदम मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है और वो प्यार में अब अंधा हो गया, जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उस रात वो हो गया था। तो दोस्तों कहते हैं ना कि लड़कियों के पास एक मैनिपुलेशन ट्रिक होती है, शायद उसने वही ट्रिक का इस्तेमाल किया और एक सिटी की लड़की गांव के लड़के के साथ मोहब्बत, यानी ये मैच ही नहीं होता है। हमको बताया ना कि किस तरह से वहाँ की लड़कियाँ चालाक होती है और लोगों को इस्तेमाल करती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरी गर्ल, हर लड़की के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, बस इसी स्टोरी की लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ कि जो इस स्टोरी में इसने जो किया राकेश के साथ, वो सुनकर मैं दंग रह गया था। ऐसे ही रोते रोते, राकेश मैं एक प्रॉब्लम तुमसे शेयर करने वाली हूँ, ये किसी को मत बताना, वो रोते हुए कह रही हैं। रोते हुए जब एक औरत आदमी को कहती हैं तो आदमी चाहे कितना भी पत्थर दिल हो वो पिघल जाता है, उसको यकीन करने पे आ जाता है। तो राकेश भी इस तरह से आया। दोस्तों कहानी के आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से दरख्वास्त करता हूँ कि एक बार अपने खुदा को याद कर लो,
एक बार अपने खुदा को याद कर लो, क्योंकि ऐसे वक्त में उसका साथ होना बहुत ज़रूरी है। लड़की कहती है कि राकेश, मेरे ऊपर काला जादू का साया है और हम इस काले जादू के साया की वजह से बहुत परेशान हैं। सिटी से यहाँ गांव में आने का हमारा रीज़न यही है कि वहाँ पे मैं लोगों के द्वारा टारगेट की गई थी और वहाँ पे वो लोग मुझे अटैक कर रहे थे ब्लैक मैजिक के थ्रू, और मैं चाहती हूँ कि इस प्रॉब्लम से मैं दूर चली जाऊँ। राकेश प्यार में पड़ गया था, उसकी ट्रिक सारी काम आ गई थी। वो बोल रहा है, अरे जाना, आप परेशान क्यों होते हो, बताओ तो सही, मैं तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। लड़की कहती है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं इस प्रॉब्लम में तुम्हें इन्वॉल्व करूँ इस प्रॉब्लम के अंदर। मैं नहीं चाहती, आप जैसे भी हैं बहुत बेहतर है, अच्छे से रहो, नहीं चाहती। मतलब जब कोई इस तरह से बोलने के बाद अब राकेश को तो बर्दाश्त नहीं हुआ। तुम बताओ ना कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम मुझसे नहीं तो किससे शेयर करोगी? अगर ये प्रॉब्लम हम अकेले अलग अलग होकर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो सॉर्ट आउट नहीं होगा। हमें एक दूसरे को अच्छे से जानकर इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होता है। ये तो गलती होती है लड़कों की कि बहुत जल्दी ट्रस्ट आ जाता है उनको अपोजिट जेंडर पे, क्योंकि इसकी उम्र भी वही थी जवानी वाली, जहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं अपोजिट जेंडर को, लड़कियाँ भी और लड़के भी। अब तो वो राकेश की गर्लफ्रेंड हो गई, तो बोलती है कि रात के ऐसे ही टाइम गुजरता जा रहा है। वो बोल रही थी, मेरी ज़िंदगी अगर तुम मेरे साथ गुजारना चाहते हो और तुम चाहते हो कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो मेरे ऊपर जो काला जादू किया गया है, जिसके वजह से मैं अभी भी तड़प रही हूँ, मुझे एक ऐसी इंसान की बलि चाहिए जो कि जवान हो और उसने पाप किए ना हो। ये सुनना ही था कि राकेश एकदम सब पसीना पसीना हो जाता है कि ये तुम क्या बात कर रही हो, किसी की बलि मैं कैसे कर सकता हूँ? फिर वो फिर से अपनी मैनिपुलेशन ट्रिक यूज़ करती है और कहती है, मुझे पता था कि तुम नहीं कर सकते, इसीलिए मैं भी तुम्हें इस प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहती। लेकिन कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, लोग एक दूसरे की जान भी ले लेते हैं मोहब्बत में और जान भी दे देते हैं मोहब्बत में। तो राकेश का दिमाग ऐसा डाइवर्ट हो गया था उस वक्त पे कि उसको उसके गर्लफ्रेंड के अलावा और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। शायद उस वक्त अगर वो कह देती कि जान उसे खुद की भी देनी होगी, राकेश अपनी जान भी दे दे, तो राकेश अपनी जान उसकी हथेली पर रख देता। इस तरह से मोहब्बत हो गई थी। खुदा बचाए बलाओं से, बुरी बलाओं से, गुनाहों से और इन हसीनों की निगाहों से। थोड़ा शायरी टाइप हो रहा है, थोड़ा मैं सोच रहा हूँ कि कहानी के अलग जा रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बोलना भी ज़रूरी है ताकि आपके कानों को मैं सुकून पहुँचाऊँ और ऐसी चीज़ें बोलकर मैं आपको अट्रैक्ट कर पाऊँ। सो वेरी सॉरी फॉर दैट कि मैं ये अलग चीज़ बोलने के बजाय ये चीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन बोलना तो कंपलसरी है क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करना बहुत अच्छा लगता है। लव यू ऑल। तो राकेश का दिमाग अभी डाइवर्ट हो गया, उसको उसकी गर्लफ्रेंड के अलावा और कुछ नहीं नज़र आ रहा। बहुत दिनों बाद फिर वो रमेश से मुलाकात करता है। रमेश से मुलाकात करने के बाद रमेश इसे हक कर रोता है कि ए दोस्त, क्या कमी है मेरे अंदर, क्यों तू इस तरह से बिहेव कर रहा है? तेरा ये बिहेवियर मेरे लिए सही नहीं है। आई वॉज रियली मिसिंग यू। कितने दिन हो गए तुझसे मुलाकात करे हुए और 1 महीने बाद तू मुझे अभी मिल रहा है। बता क्या प्रॉब्लम हुई तेरी लाइफ में जो तू मुझसे शेयर नहीं कर पा रहा? ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो हमारे दोनों के बीच में पर्सनल हो गई? राकेश भी उसकी बताई गई ट्रिक्स पे, लड़की के बताए गए ट्रिक्स पे चल रहा था। अच्छे से बात कर रहा था रमेश से। उसी सुनसान गली में वो चले गए, रोड के पास से चले गए वो, जिस रोड के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वहाँ से वो गुज़र रहे हैं। मीठी मीठी बातें राकेश रमेश से कर रहा है। अब राकेश रमेश को अपने दोस्त के रूप में नहीं देख रहा। जाते जाते एक वहाँ पे ऐसा रास्ता था जो बहुत सुनसान रास्ता था। उस रास्ते के पास में एक बावड़ी होती है जिसको हम वेल कहते हैं। वो बोलता है कि हम वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके मैं तुझे कुछ प्रॉब्लम्स मेरे शेयर करूँगा। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि राकेश अब अपने दोस्त रमेश को दोस्त की नज़र से नहीं देख रहा। वो दोस्त जो इसके साथ अपनी ज़िंदगी 10 साल से भी ज़्यादा गुजार चुका है, वो दोस्त जो इसे अपना भाई मानता है। ऐसे ही वो चले गए बावली के पास और राकेश के पास उसके गर्लफ्रेंड द्वारा दी गई एक चाकू थी जो कि बहुत अजीब सी डिज़ाइन की गई थी।
बात करते करते राकेश ने रमेश को कहा, बाउली के अंदर ज़रा देखना, मुझे अजीब आवाज़ आ रही है। वो बाउली के अंदर देखता है तो ये पीछे से आकर अपने दोस्त का गला काट देता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। वो तड़प तड़प कर मरता है और उसके खून को उसी बाउली के पानी से साफ़ करता है और उसी बाउली के बाजू में उसे दफना देता है। कुछ हिस्से, जिस तरह से उसके गर्लफ्रेंड ने उसको कहा था कि कुछ बॉडी के पार्ट्स इम्पॉर्टेंट है, बस उसकी बॉडी के पार्ट्स चाहिए, जैसे कि उसका सर, उसकी आँखें, उसकी ज़बान, दिल और लंग्स, ये सारे पार्ट्स वो बैग में कलेक्ट करके अपने गर्लफ्रेंड की ज़िंदगी बचाने के लिए चला गया था। दोस्तों, ये यंग एज एक ऐसी एज होती है कि यहाँ पे हमें बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को देखकर। ये टेम्पररी डिस्ट्रैक्शंस हमारी परमानेंट लाइफ ख़राब कर देते हैं। कहानी जिस तरह से मैं आपको सुना रहा हूँ, ये हॉरिफिक से ज़्यादा मुझे इमोशनल लग रही हैं, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू किल योर फ्रेंड फॉर समवन हु इज़ जस्ट टेम्पररी इन योर लाइफ। उसके बाद राकेश वो सारा हिस्सा लेकर उस लड़की के पास जाता है और वो लड़की राकेश का आने से पहले घर के बाहर खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रही है। वो सारे अपने उसके दोस्त के बॉडी के पार्ट्स उस लड़की को देता है और वो लड़की हंसते हुए कहती है, मैंने तो जो मेरा मकसद था वो सारा मैंने पूरा कर दिया। शहर से मेरा गांव आई मैंने, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पर लेकर आया। मैंने वहाँ बहुत से लड़कों को टारगेट किया था, वो लड़के मेरे नसीब में नहीं थे और उनका मैंने कत्ल नहीं किया और ये चीज़ मुझे नहीं मिल रही थी। शुक्रिया तुम मुझे ला कर देने के लिए। अब तुम्हारी और मेरी लाइफ यहाँ से अलग। जो भी तुमने किया, नामुर्ख, तुमने अपने दोस्त की बलि चढ़ा दी। तुमने अपने दोस्त की बलि दे दी एक लड़की के लिए। दोस्त रहे तो तुम्हारा जैसा दोस्त रहना, क्योंकि तुम्हारे जैसा दोस्त रहने के बाद कोई दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये सब होने के बाद मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसे ही राकेश का दिमाग एकदम चन हो गया था। वो बेहोशी की हालत में होने वाला था कि वो रिग्रेट कर रहा है अपने डिसीजंस पे कि मैंने क्या किया एक लड़की के चक्कर में जाकर। और वो दूसरे दिन वो लड़की वहाँ से अजीब बिहेव करती है। दूसरे दिन तो वो बात ही नहीं कर रही है उससे सवाल पूछ रहे कि यू यूज्ड टू टॉक मी डेली ना, हम रोज़ मिलते थे ना रात के 12 बजे, मुझे बात करती थी ना, तुम्हें इस अचानक से बिहेवियर क्या होगा तुम्हारा। शी सेड, व्हाट यू स्पीकिंग अबाउट भैया, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम किसकी बात कर रहे हो। तभी राकेश को शक होने लगा कि वो लड़की उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, बल्कि इसके अंदर कोई साया लेकर उसकी जान लेने के लिए, अपना मकसद पूरा करने के लिए आई थी। दोस्तों, उसके बाद से राकेश को अपनी डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है और फिर ऐसे ही महीने गुजरते जाते हैं तो रमेश गांव में नहीं दिखाई देता। तो लोगों को शक होता है और लोग राकेश से सवाल पूछने लगते हैं कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ हमेशा रहा करता था, वो कुछ दिनों से गायब है, कहाँ है वो, कहीं घूमने गया है, कहाँ है, पता तो तुम्हें ही होना चाहिए, क्योंकि तुम ही उससे ज़्यादा रहते थे, उसके साथ ज़्यादा रहते थे। वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे उसके बारे में मत पूछो, मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि चोर कितनी भी चोरी कर ले कहाँ तक छुप सकता है। उसी बाउली के पास वहाँ पे औरतें अपना पानी भरने के लिए आया करती थी और एक वक्त पे एक औरत को वहाँ पे एक उंगली दिखती है, जिसके बाद वो उंगली के देखने के बाद परेशान होती है, चीखने लगती है और गांव वाले देखते हैं कि ये डेड बॉडी तो इतने ख़तरनाक से इसका कत्ल किया गया है कि पहचानना भी मुश्किल था। शुक्र है कि बॉडी सड़ी नहीं, जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर जो कपड़े पहने हुए थे, जिसकी वजह से रमेश को आइडेंटिफाई करने के लिए आसान हुआ। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट की और राकेश को अपने साथ लेकर गई। दोस्तों, कहानी इतनी गहरी है कि मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकता हूँ। पार्ट 2 के लिए मुझे इस पर सपोर्ट चाहिए। ये कहानी बहुत ही इमोशनल और डेंजरस बनते जाएगी आगे चलते चलते। अगर आप लोग मोहब्बत करते हो मेरी कहानियों से तो मुझे सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो। दोस्त कभी भी तुम्हारा पराया नहीं होता। जो दोस्त तुम्हारे साथ हमेशा रहा है वो तुम्हारा दोस्त ही था। जिस तरह से रमेश ने राकेश के साथ अपनी दोस्ती निभाई, उसकी बात मानकर, उसी तरह रमेश की तरह हर इंसान को दोस्त मिले और राकेश की तरह दुश्मन भी ना मिले। कहानी ख़त्म। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।